Hello everyone, welcome to my channel. So today is part 3 of the chapter 1 nature and significance of management. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बाकी का हिस्सा कवर कर लिया था. आज पार्ट 3 में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक देखेंगे. तो लेट्स बिगिन. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 टाइप के लेवल्स होते हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट काम करता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इसका होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो सबसे टॉप लेवल में बैठे होते हैं लोग, उनको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में काउंट करते हैं. फिर सेकंड हमारे पास होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट के वो लोग होते हैं जो मिडिल लेवल में काम करते हैं. और थर्ड नंबर पे है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट. इसको लोअर लेवल भी बोल सकते हैं, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे सुपरवाइजर्स आते हैं. तो लेट्स सी, हम देख लेते हैं एक बार कि इन तीनों लेवल्स में कौन से लोग आते हैं. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है. तो टॉप लेवल में हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन से लोग आते हैं हमारे. टॉप लेवल में हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. यानी जितने भी लोग हमारे मेन लोग होते हैं जिनसे कंपनी बेसिकली फाइनेंशियली काम करती है, वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पढ़ के अब हम चलते हैं मिडल में. मिडल में आते हैं जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट और डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड, जितने भी एचओडी वगैरह होते हैं वो सारे हमारे मिडिल लेवल में आते हैं. अब हम कर लेते हैं हमारा लोअर लेवल, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं. इसके अंदर हमारे सारे सुपरवाइज़र, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा. अब देखिए यहाँ पे है प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये है सुपरिटेंडेंट, तो दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, तो ये हमने किया कि कौन से लोग हमारे लेवल्स में आते हैं. अब हम ये पढ़ेंगे कि किन लेवल का क्या काम होता है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट फंक्शन है डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स या डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करता है ऑफ द एंटरप्राइज, कि एंटरप्राइजेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. बिकॉज दे आर इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे हैव टू फाइनेंस अकॉर्डिंग टू दैट. सो द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इन द लॉन्ग टर्म और इन द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोथ आर कंप्लीटेड, दोनों कंप्लीट हो सकें. सेकेंड है इसमें फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज़. फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज़. अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स तो डिटरमाइन कर लिया, बट उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़, कौन सी प्लान्स यूज़ होंगे, ये चीज़ बनाना भी उन्हीं का काम है ताकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो सकें. देन थर्ड हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल. कौन सी एक्टिविटीज़ मिडिल लेवल परफॉर्म करेगा, ये काम भी फाइंड आउट करना उन्हीं का काम है. या फिर आप बोल सकते हो कि उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, किस बंदे ने कौन सा काम करना है, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बताता है. ठीक है, सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब टू डिफरेंट पर्सनस वर्किंग एट मिडिल लेवल. तो अलग अलग लोग मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसका काम ये है कि वो इनको जॉब्स असाइन करता है. फिर असेंबलिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ होने हैं उन सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना, ये काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल. वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है. ठीक है, top level management is responsible for survival and growth of the organization. They make plans to run the organization smoothly and successfully. Organization smoothly चले, successfully चले, तो इसके लिए जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारा का सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होता है. देन हमारे पास है लाइसेंस
विद आउटसाइड वर्ल्ड। आप लाइसेंस भी लिख सकते हो या फिर आप इसकी जगह पे रिलेशन भी लिख सकते हो। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन बनाना काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन द कॉन्टैक्ट विद लाइक अ गवर्नमेंट, सप्लायर्स, इन सब लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ताकि अगर उनकी कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो वो उस चीज़ को मीट कर पाएँ, या फिर किसी भी कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसको रिड्यूस करने में उनकी हेल्प हो सके। और फिर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो इट मीन्स कि जितना भी मेजर पोर्शन है वो सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आता है। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फ्रेम करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइजिंग करना, एक्टिविटीज़ जो मिडिल लेवल परफॉर्म करेगा, असेंबलिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जो आगे लोग हैं वो काम करेंगे उन रिसोर्सेज से, तो उनको असेंबल करना काम भी इन्हीं का होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड वेलफेयर एंड लाइसेंस विद अदर आउटसाइड वर्ल्ड एंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो हेयर आर द फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करना टू द लोअर लेवल, वो काम मिडिल लेवल का होता है। इसमें मैनेजर्स वगैरह हैं तो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं टू द लोअर लेवल किस तरीके से काम करना है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, या आप बोल सकते हो कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से उन्होंने काम करना है उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना। तो सो जनरली द मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट्स। ओके, तो हेड्स होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखें। सो ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। देन थर्ड है फाइंडिंग आउट और सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। किन किन एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है, उस चीज़ की भी सिलेक्शन करना मिडिल लेवल का काम होता है। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट, या फिर मोटिवेटिंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट। लोअर लेवल को मोटिवेट करना कि वो अपने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करें, टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट। सो मोटिवेशन काम भी मिडिल लेवल का होता है। फिफ्थ पॉइंट है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, ये काम भी मिडिल लेवल का ही है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिपार्टमेंट्स, और उनकी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये भी उनका एक अपना फंक्शन होता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इनकी फंक्शंस बहुत आसान है, लाइक रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर। जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन बताएगा, तो प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट करना लोअर लेवल का काम है। लाइक जितने भी सुपरवाइजर्स वगैरह हैं वो सब, उनका सब ये सब काम होता है कि जो भी उनके वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है वो सीधा बता सकें। तो सुपरवाइजरी लेवल जो है वो डायरेक्टली लिंक होता है विद सबऑर्डिनेट्स, so they are right person to understand the problems of the worker. So these problems are passed to the middle level and then to the top level, so that कि वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। फिर हमारे पास है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। तो गुड वर्किंग कंडीशन बना के रखना भी लोअर लेवल का काम होता है। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग कंडीशन। अब ये इनका काम कैसे होता है कि क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो लोअर लेवल के जो भी वो होते हैं सुपरवाइज़र्स होते हैं उनके अंडर काम करते हैं। तो जो सुपरवाइज़र्स हैं ये उनकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी अगर उनके ग्रेवेंसीज़ हैं उनको सुलझाया जाए, या फिर कोई भी उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है उसको सुलझाया जाए, ताकि एक गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, गुड वर्किंग कंडीशन उनके लिए बनी रहे काम करने के लिए। वर्कर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है सुपरवाइजर्स का और वर्कर्स का, वो भी एक अच्छा बना के रखे, ताकि वर्कर्स जो हैं वो ईज़िली अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। देन थर्ड है लुकिंग टू सेफ्टी। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी देखना उन्हीं का काम है।
looking to safety of the workers. Supervisory level managements are provide safe and secure work environment to the workers. ठीक है. Then they have to maintain the precise standard of the quality. ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके रखना भी इन्हीं का काम होता है. ये चेक करना कि जितने भी गुड्स में रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है. मिनिमाइज़ द वेस्टेज, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना, मिनिमम वेस्टेज हो इसका देख रेख भी. मेंटेनिंग क्वालिटी, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम क्वालिटी देखना भी सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है. तो ये अभी हमने डिस्कस करे तीनों के फंक्शंस. अब हम चलते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के टॉपिक पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो हेयर इज़ द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहले तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है. कोऑर्डिनेशन भी एक हमारा फंक्शन है. जैसे जो हमने 5 फंक्शन किए हैं, मतलब हमारे 5 फंक्शन होते हैं जो मैनेजमेंट के, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 हमारे फंक्शंस होते हैं. इनके अलावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस 5 फंक्शंस देयर इज़ द वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म, दैट इज़ वी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. सो इसकी एसेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, सो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं. तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन हमको चाहिए, किस लिए चाहिए, ताकि हम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें. अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो भी मैनेजमेंट हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शंस होंगे तो उनके लिए उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई वर्कर कुछ कर रहा है, कोई वर्कर कुछ कर रहा है, तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए नुकसान हो सकता है. सो दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. प्लानिंग में भी हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. देन सेकंड है इट रिक्वायर्स एट ऑल द लेवल. अब पहले हमने पढ़ा कि फंक्शंस के लिए चाहिए, प्लानिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए. बट अब हम बोल रहे हैं ऑल द लेवल. जो भी पीछे हमने 3 लेवल पढ़े, 3 कौन से लेवल पढ़े, कौन से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. तो तीनों लेवल्स में काम करने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. विदाउट कोऑर्डिनेशन आप काम नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़. टॉप लेवल को किस लिए चाहिए, ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ अच्छे से कर सके. मिडिल लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट. किस लिए चाहिए, ताकि जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सारा बैलेंस तरीके से रहे. ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है. तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मिडिल लेवल को चाहिए कोऑर्डिनेशन. लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. तो इस वजह से तीनों लेवल में इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी बिना कोऑर्डिनेशन के सर्वाइव नहीं कर सकती, सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती फॉर द लॉन्ग टाइम. अभी हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि 3 तरीके के बेसिक होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रॉफिट चाहिए सर्वाइवल के बाद, एंड देन उसको चाहिए ग्रोथ. तो कोऑर्डिनेशन के बिना तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. प्रॉफिट अर्न करना तो बहुत दूर की बात है. तो इस वजह से अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. इफ़ दे वर्क विद द कोऑर्डिनेशन देन दे सर्वाइव एंड रन इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन दे विल अर्न प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू देयर activities. So these 3 essence of the management, coordination, essence of management. सो अब हम पढ़ते हैं इसका नेचर क्या है, फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से. सो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. फर्स्ट है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. मीन्स कोऑर्डिनेशन जो है वो तभी अप्लाई होगा अगर एक से ज़्यादा लोग, 1 से ज़्यादा लोग वहाँ पर होंगे. एक इंडिविजुअल पे कोऑर्डिनेशन अप्लाई नहीं हो सकता. देयर इज़ नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन देयर इज़ ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज़ वर्किंग. अगर एक सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा. सो अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. अगर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है तो वो क्या बताएगा कि आपके एफर्ट्स में यूनिटी है, आप सब एक साथ बैठ के काम कर सकते हो. डिफरेंट इंडिविजुअल्स में यूनिटी है, क्योंकि जब काम यूनिटी के साथ नहीं होता तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कन्फ्लिक्ट जो है वो डैमेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को. सो द मेन एम
ऑफ द एवरी मैनेजर इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फंक्शंस। जो भी फंक्शंस एक्टिविटीज़ आप इंडिविजुअल्स कर रहे हैं वो सारा एक यूनिटी में हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज़ अ नॉन एंडिंग फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कभी होता ही नहीं है ये। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑल्दो उसका ज़रूरत किस हिसाब से पड़ रहा है वो वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। मैनेजर वर्क कॉन्टीन्यूसली टू अचीव द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वो कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ पे काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी काम नहीं कर सकती, एफिशिएंटली भी नहीं कर सकती और एफिशिएंसी से भी काम नहीं कर सकती। तो दोनों तरीके से वो काम नहीं कर पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हर जगह पे आपको चाहिए। आपने अभी प्रोडक्शन कर दी कोऑर्डिनेशन के साथ, देन आप नेक्स्ट प्रोडक्शन जब शुरू करोगे तब भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन करोगे तब भी कोऑर्डिनेशन। तो वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा और मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो कॉन्टीन्यूसली उस प्रोसेस को फॉलो करते रहें। फिर परवेसिव फंक्शन है, हर जगह लगेगा, हर डिपार्टमेंट में लगेगा, हर लेवल में लगेगा, ठीक है। सो परवेसिव फंक्शन है। फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मैनेजर्स की। टॉप लेवल ट्राई करता है कि सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाया जाए और मिडिल लेवल जो है वो ट्राई करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उस उस पॉलिसीज़ पे काम करें, और लोअर लेवल जो है वो ये ट्राई करता है कि वर्कर्स जो हैं वो उस एक्टिविटीज़ पे ढंग से काम करें। सो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मैनेजर्स की कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। इट इज़ द डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स एवरी मैनेजर हैज़ टू ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि किसी भी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैनेजर्स को ये ट्राई करना चाहिए कि सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेशन के साथ हो। विदाउट द कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड। बिना कोऑर्डिनेशन के इंडिविजुअल जो है वो एक साथ काम नहीं कर सकते। तो मैनेजर्स डेलिब्रेटली परफॉर्म देयर कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, अपने इस कोऑर्डिनेशन फंक्शंस को डेलिब्रेटली परफॉर्म करना चाहिए। सो दीज आर द नेचर्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। देन मूव टूवर्ड्स द importance and needs of the coordination. Here we have three importance of the coordination. First, size of the organization. कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है आजकल के टाइम में, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो रही है वो इस मोटिव से हो रही है कि फॉर द लॉन्ग टाइम वी कैन सर्वाइव, वी अर्न प्रॉफिट एंड देन वी एक्सपैंड। तो जब वो एक्सपैंड हो रही है तो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसके लिए उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो the need of the coordination increases with the increase in the size of organization, because large organization there are more number of persons are working, each individual has his own needs and objective. So उनकी objectives, उनकी नीड्स को एक साथ इकट्ठे लाकर एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, बट उनके उस ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट करना, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तो इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। सो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, डिफरेंट सेक्शन डिविजन्स बन जाते हैं, तो उनके फंक्शंस अलग अलग हैं और उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन के साथ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चलेगा तो सेल डिपार्टमेंट सेल नहीं कर पाएगा, अगर सेल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चलेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर आपका फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी, ठीक है। और देयर इज़ मोर need to relate and bring together the activities of the different sections as they are part of the one organization। हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, सेल्स डिपार्टमेंट भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो दोनों का जो अलग अलग काम है उसको इकट्ठे करके ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए, सो दैट कि उनके जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिफ्रेंसिएशन यानी डिफरेंसेस हैं, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर वो मिनिमाइज़ हो गए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब
क्या हुआ कि अगर अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस हैं तो वी हैव टू ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट सेक्शन एज दे आर द पार्ट ऑफ द वन ऑर्गेनाइजेशन. Specialization में in the large and a modern organization there is a high degree of specialization and experts. But experts क्या feel करते हैं? They feel that they are qualified people, ठीक है, they are expert and they always take right decisions. ये उनका एक myth होता है. There are number of experts working in an organization. So if all of them work in their own way, तो रिज़ल्ट क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा. अगर मान लो यहाँ पर एक्सपर्ट है मेरे पास 1 2 3, अब ये बोलेगा मेरे हिसाब से करो, मैं सही बोल रहा हूँ, ये बोलेगा मेरे हिसाब से करो, मैं सही बोल रहा हूँ, ये बोलेगा मेरे हिसाब से, तो ये तीनों अलग अलग बोल दिया और इन तीनों के हिसाब से ये तीनों सही है, तो हो गई ना कन्फ्यूजन. ठीक है, तो ये इनका एक मिथ होता है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. सो देयर इज़ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन द कॉमन डायरेक्शन एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दी स्पेशलिस्ट. तो होगा क्या कोऑर्डिनेशन से कि ये तीनों बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, और वी कैन से दैट कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना. तीनों का काम ये है, तो तीनों इकट्ठे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लास्ट लाइन यही है कि देयर इज़ नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन, द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन द कॉमन डायरेक्शन एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है. सो हेयर इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इफ़ यू वांट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1, देन कमेंट डाउन. I will definitely make the video for it. Thank you for watching.